अच्छा, कोरोना काल में तो एक बार मेरे साथ दिक्कत हो गई। मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई, तो जैसे ही वो खाना बना के लाई तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा ये कैसी सब्जी बनाई तूने, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने उसको कहा कि इस खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा, तो उसने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया। बोली मेरी हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका है। भगवान कसम मेरे को 14 दिन के लिए उठा के ले गए, वाह। डायरेक्ट क्वारंटाइन। अच्छा, उन्होंने भी मुझसे जाते ही पूछा तुम किस किस से मिले थे। मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरे साड़े से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से, पूरे खानदान को मैंने भी 14 दिन के लिए ही भिजवाया। बहुत अच्छे, वाह। मस्त रहना चाहिए भाई साहब आदमी को। अभी पिछले दिनों तो एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अंग्रेज बोला इंग्लिश आती है तो बता। मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई और बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी, वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। वाह, बहुत अच्छे। अब बजाना है तो एक बार मिलके बजाओ। बहुत सारों को तो मेरी बात कल समझ में आएगी। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा एक काम कर 5 किलो चावल दे। वो बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा थैला लेके आया हूं, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे मेरी लुगाई, फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो ज्वार भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसमें ही मिक्स कर दे, तेरे को किस बात की प्रॉब्लम है। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। तो दुकानदार बोला हम उधारी में धंधा नहीं करते। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, अपने को काई बात की टेंशन है यार। वाह, बहुत अच्छे। दिमाग से काम करना पड़ता। अब ये जैसे आप शूटिंग कर रहे हो ना भैया, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब पुरुष तो कम करते हैं यूज, लड़कियां ज्यादा करती है। अब लड़कियों को फोटो खींचनी हो, वाह। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। मस्त रहना। बहुत अच्छे। अब तो हमारे देश ने भाई साहब इतनी तरक्की कर ली, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। अब पाकिस्तान भी फक्र से कह सकता है कि चांद हमारे बाप का है। इतनी तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए। इसके पहले भी हमने ट्राई किया था चांद पे जाने का, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं चौटाला वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं, मैं केवल 5वीं पास हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें कुछ भी अच्छे नहीं था।
बात ये कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, अरे ट्राई तो करो, कोशिश करोगे तभी तो पहुंचोगे चांद पे। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता भाई साहब। अब सब आप पढ़े लिखे लोग हो, ये सब कवि हैं, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया? सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। वाह वाह, बहुत अच्छे। ज्यादा पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होता। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोरों, जो आदमी 20 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? वाह 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 वाह। समझ में ही नहीं आता देश किस दिशा में जा रहा है कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। वाह, बहुत अच्छे। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। वाह होली पर वाह पानी वाह, मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, खैर ज्यादा बड़ा है, ऐसे कहना पड़ता है। इजराइल छोटा सा देश है और इजराइल परमाणु बम फोड़ रहा है, और ये हमको सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे। बहुत अच्छे। वाह वाह सुरेश इसलिए बाबू। कह रहा हूं, मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ता हूं कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। और आप उस दंश को झेल रहे हो, इसलिए मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। वाह, आए है। अच्छा, किसको पद्मश्री मिलता है? विद्या बालन को 2 ठुमके लगाने पर। वो करीना कपूर जो कहती है कि मूर्ख है हिंदुस्तान की औरतें, उनको पद्मश्री दिया जाता है। माफ करना, ये करीना कपूर, ये विद्या बालन हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। ये है हमारी नायिका अगर कोई वाह, है वाह, वाह। तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी है, जो जलना पसंद करती है मगर किसी अलाउद्दीन खिलजी के आगे झुकना पसंद नहीं करती। और माफ करना चौटाला ग्राम वालों, ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। इस देश के 3 बड़े बड़े हीरो तो गुटखा बेच रहे हैं। भाई तुमको बेचना है, दूध बेचो, दही बेचो, सीमेंट बेचो, सरिया बेचो, पर ये गुटखा बेच रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है, या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। वाह, रियल हीरो। वाह, आदमी को मस्त रहना चाहिए। अब राजनीति पर भाई साहब बहुत सारी बातें होती है कवि सम्मेलनों में, हालांकि कराते भी राजनेता ही हैं। अच्छा, एक राजनेता का अगर जिक्र नहीं हो कवि सम्मेलन में तो कवि सम्मेलन सफल नहीं माना जाता। लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। माननीय श्री राहुल गांधी जी, हालांकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं।
अजय बीजेपी वाले भी कम नहीं है। जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो नेहरू जी के कपड़े जर्मनी की मिलों में धुलने जाते थे, विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। लेकिन जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो ये कांग्रेस वाले कहते थे कि यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, अटल जी की 13 दिन में सरकार गिरा दी, और बोले कि बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, अटल जी बेकार प्रधानमंत्री है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए, तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी भी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, ये तो बड़े बेकार हैं। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे, फिर वो आए मुख्य धारा में 56 इंच की छाती वाले चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये तो और खराब है, ये तो बड़ा खराब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे अभी कांग्रेस वालों, तुमने चाय वाला देखा है? जिस दिन ये यूपी का गाय वाला देख लिया, उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। लेकिन मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं। बहुत अच्छे। और आदमी को उसकी लुगाई का ही रहना चाहिए। क्या मतलब है फालतू बातों से। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ कोटा के एक मॉल में गया साड़ी दिलवाने के लिए उसको। तो मैं उसका हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहा था। ये प्रवीण शुक्ल जी मिल गए मेरे को, बोला बड़ा प्रेम करते हो यार तुम बीवी से, हाथ ही नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा भाई साहब इसका हाथ छोड़ता हूं, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की दुकान में घुस जाती है। आ जाओ दुकान में गई साड़ी की में। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत भी करता हूं किसी की तो मेरी लुगाई की करता हूं, और किसी की भी नहीं करता। वाह। क्योंकि उस साड़ी की दुकान में गई, उसने 500 साड़ियां पलट दी, एक भी नहीं खरीदी। फिर बोले भैया वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ। बोला मैडम वो मेरे खाने का टिफिन है। अब उसको भी चरोगी क्या। लेकिन मैं इसलिए लुगाई की इज्जत करता हूं क्योंकि उसने 500 साड़ियां पलटी, एक भी नहीं खरीदी। लेकिन फिर मैंने सोचा इसने मुझे भी चुना है। बहुत अच्छे। आदमी को मस्त रहना चाहिए भाई साहब, फालतू टेंशन में कुछ। हमारे पड़ोस का एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला अभी अभी नई पिक्चर देख के आ रहा हूं, प्रभास की कल की। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाऊं? अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। भाई बहुत अच्छे सुरेश बाबू। एक दिन वो एक दुकान पे गया, उसने दुकानदार से कहा बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब वो तो यूं ही बिग्गी, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी। वो फिर गया, वो फिर 1.25 घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब वो भी यूं ही बिक गई, थोड़ी और ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी।
वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। वो फिर बोला भाई साहब कम मत दो, ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 500 महाभारत दी। वो फिर 3 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का और दिमाग खराब हो गया। बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है तो भी नहीं बिकती, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। वाह वाह वाह। एक दिन फिर आ गया हूं मेरे पास। बोला भाई साहब मैंने छोड़ दिया महाभारत बेचना, सब बेचना बंद। अब मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी किस में लगी तेरी? बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी रे तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी अनाउंसमेंट करने की नौकरी लगी। अब उसने अनाउंसमेंट किया। बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। बहुत अच्छे। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। पहले ही दिन उसको इनॉग्रेशन करना था। अब 20 दोस्तों ने ऑफिस खोला, 20वीं मंजिल पे लिफ्ट नहीं थी। अब वो जैसे ही उतरे तो उसने कहा, बोला ऊपर बाद में चढ़ेंगे, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा यार बोलने में, 20 फ्लोर चढ़ने हैं, बाद में बोलना। 2-4 फ्लोर चढ़ गए। फिर बोला सुनो तो सही। बोला बाद में बोलना। 10 फ्लोर चढ़ गए। फिर बोला अरे सुन तो लो। अरे बोला बाद में बोलना। 20 फ्लोर चढ़ गए। फिर उसने सबसे हाँफते हाँफते पूछा, बोला अब बता भाई तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। तो हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए भाई साहब आदमी को, और यही जिंदगी है। ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तनाव लेने का कोई फायदा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, और माननीय अजय चौटाला साहब बैठे हैं, दिग्विजय जी बैठे हैं, और ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं। तो मैं ब्रिगेडियर साहब की उपस्थिति में एक छोटी सी कविता आपको हिंदुस्तान की सेना के सम्मान में सुनाना चाहता हूं। स्वागत। अगर आप इजाजत देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा भाई, बहुत स्वागत भाई। क्योंकि ये आजादी का त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और हमारी सीमाएं कंधार अफगानिस्तान तक थी। आपने अफगानिस्तान को भी लुटते हुए देखा और बांग्लादेश को भी लुटते हुए देखा, लेकिन हमारी रक्षा अगर कोई करता है तो सीमा पर खड़े होकर हिंदुस्तान के जवान करते हैं। मैं उन जवानों के लिए 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि अशफाकुल्ला खाकी कोई मुस्लिम बात नहीं करते, बिस्मिल शेखर और सुभाष को हिंदू याद नहीं करते, हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। वाह 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 वाह। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे, वो हम ही थे जो 23 साल में फांसी गए थे, वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था, वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था, वो हम ही थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था, वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था, और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। वाह वाह वाह। मैं कविता आपके बीच में सेना वाली शुरू कर रहा हूं कि उसका भी मन करता है
बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। अब मुझे आपकी ज्यादा तालियां और ज्यादा आशीर्वाद चाहिए कि हिंदी मंचों से ऐसी कविताएं हो सके। अगर आप मुझे उत्साह देंगे तो मैं आपको दुगने मन से सुनाऊंगा। बस आपकी तालियों का आशीर्वाद इस बालक तक पहुंचे। बहुत अच्छा है, वाह 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 सुरेश बाबू। कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वाह 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 उसका वाह वाह कद वाह। हिमालय जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान मोड़कर। वो तपती रेत में भी सो जाता है उंगलियों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। तो एक दिन एक सैनिक की बेटी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी जल्दी घर लौट आना। मैं रात को सोने से पहले आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ और आपकी मूछों में ताव लगाना चाहती हूँ। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी तो एक संदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी तो एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। वाह, बहुत अच्छे। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी तो एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। वाह वाह वाह। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो उसकी वो बेटी अपनी दादी से पूछती है कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध किया था कि मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाई। बहुत अच्छे। ऐसा क्या कारण है कि मैं उनका चेहरा भी नहीं देख सकती। तो दादी अपनी पोती से कहती है कि बेटी मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है। मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। क्या मैं बात नहीं मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। वाह वाह वाह। और अंतिम दो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं और ब्रिगेडियर साहब मैं आपके चरणों में रखता हूं। इन अंतिम दो पंक्तियों पर आप सबकी तालियां देखना चाहता हूं कि मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है। गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते झुकते नहीं हैं।